नमस्कार बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान केमिस्ट्री यानी कि हिंदी माध्यम। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि इमेज में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि जो केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट चल रही है इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। और इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 3 है, आज क्लास नंबर 3 है। तो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 जो है लिया था, क्लास नंबर 2 अटेंड की थी, जिसमें हमने डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य परिचय को समझा था कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उनको हम कैसे परिभाषित करते हैं, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और डी ब्लॉक के तत्वों की जो 4 श्रेणियां हैं 3D, 4D, 5D और 6D, तो इन चारों श्रेणियों को हमने जो है डिटेल में डिस्कस किया था। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन चारों श्रेणियों से क्वेश्चन जो है अपवादों से बनते हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जो अपवाद होते हैं, जैसे 3D श्रेणी में केवल 2 अपवाद हैं, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, मतलब असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और 4D श्रेणी तो खैर हमने बताया था अपवादों का उसमें भंडार है, अपवादी श्रेणी है। 10 तत्वों में से टोटल 6 तत्व जो है अपवाद में आते हैं। 5D श्रेणी में हमने डिस्कस किया था कि 5D श्रेणी में हमारे 2 तत्व जो है आते हैं, और उसमें हमने स्पेशली जो है थोड़ा डिस्कशन किया था टंगस्टन को लेके। टंगस्टन को लेके बच्चों में मिसपरसेप्शन ये बना रहता है कि टंगस्टन भी जो है क्रोमियम और मॉलिब्डेनम की भांति जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5D5 और 6s1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य ही होता है 5D4 और 6s2। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5D और 6s उपकोषों के मध्य ऊर्जा का बहुत बड़ा अंतर होता है, गैप ज्यादा होता है। इस गैप की वजह से 6s उपकोष का इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में नहीं आ पाता है। ठीक है, उसके बाद 6D श्रेणी को हमने डिस्कस किया था। 6D श्रेणी जो है उसमें केवल एक ही अपवाद है। 6D श्रेणी की मुख्य विशेषता हमने बताई थी कि इसमें ज्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं वो मतलब मनुष्य के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगशाला में सिंथेसाइज किए गए, नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो सिंथेसाइज्ड किए गए हैं लैब में। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव भी हैं, रेडियोधर्मी हैं। ठीक है, हानिकारक उनसे रेस निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, तो ज्यादा इन पर वर्क नहीं किया गया है, काम नहीं किया गया, तो इनके विषय में थोड़ी कम नॉलेज है। ठीक है, तो चलिए फिर, ये तो हमने पिछली क्लास का थोड़ा रिकैप दिया था। ठीक है, थोड़ा रिवीजन बता दिया। तो आज की क्लास में बच्चों में क्या पढ़ना है, आज की क्लास में देखें, आज की क्लास में हमें बच्चों पढ़ना है उपलब्धता के आधार पर संक्रमण धातुओं का वर्गीकरण। ठीक है, पहले ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसको हम कवर अप कर लें, और फिर हम बच्चों यहाँ पर जानेंगे संक्रमण धातुओं के सामान्य अभिलक्षण। संक्रमण धातुओं के जो सामान्य अभिलक्षण होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 20 यानी कि 20 मुख्य बिंदुओं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास होगी इन अभिलक्षणों को लेके एक तरीके से ट्रेलर टाइप की होगी, सामान्य शब्दों में कहें। इन 20 बिंदुओं में से कम 10 या 12 बिंदुओं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से और नीट की परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो इन 20 पॉइंट्स में से 10 या 12 पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी सेपरेट क्लासें आएंगी। ठीक है, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। चलें, अच्छा बिना देर किए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, संक्रमण तत्वों की उपलब्धता, संक्रमण तत्वों की उपलब्धता। तो इस स्लाइड्स में लिखे कंटेंट को रीड करने से पहले सभी बच्चे ध्यान से हमें केयरफुली सुने हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये स्लाइड्स आप लोगों के लिए ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में अपने लिखते रहना। पहले सभी बच्चे हमारी बातों को ध्यान से सुने केयरफुली। देखो, संक्रमण तत्वों की जब हम उपलब्धता की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो पृथ्वी पर 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। 2 अवस्थाओं का मतलब ये मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। ज्यादातर जो संक्रमण तत्व होते हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब सर ये संयुक्त अवस्था क्या होती है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुक्त अवस्था क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इतना जानें कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो पृथ्वी पर मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में ये तब पाए जाते हैं जो धातुएं मतलब इनएक्टिव होती हैं, मतलब रासायनिक दृष्टि से कम निष्क्रिय, मतलब कम सक्रिय होती हैं, अक्रिय होती हैं, या लेस
एक्टिव होती हैं, और लेस एक्टिव का मतलब ये है कि दूसरे तत्वों के साथ जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इनके साथ बहुत कम क्रिया करती हैं, यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम दिखाती हैं। तो ये तत्व जो है ये संक्रमण धातु में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इनके बहुत फेमस उदाहरण ध्यान रखिए, गिनी चुनी धातुएं हैं, जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है, और प्लेटिनम है। तो ये ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में जनरली पाई जाती हैं। संयुक्त अवस्था का मतलब ये है बच्चों कि ये धातुएं इन तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिकों का निर्माण करती हैं, और अयस्कों के रूप में या खनिजों के रूप में पृथ्वी की भूप्रकृति से हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को हमने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से लिख रखा है। तो चलिए आइए इसको रीड करते हैं और समझते हैं। तो देखो, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था यानी कि फ्री स्टेट, और संयुक्त अवस्था यानी कि कंबाइंड स्टेट, ठीक है, या मिनरल्स, दोनों रूपों में पाए जाते हैं। जैसा हमने बताया कि संक्रमण तत्व जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। इनकी उपलब्धता तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी पर निर्भर करती है। मतलब इनकी जो उपलब्धता होगी कि हमको किस रूप में मिलेंगे, मुक्त रूप में मिलेंगे या संयुक्त रूप में मिलेंगे, वो निर्भर करता है इनकी केमिकल रिएक्टिविटी पर। अगर ये सक्रिय हैं तो ये संयुक्त अवस्था में मिलेंगे, दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कर लेंगे, और अगर ये निष्क्रिय हैं, लेस एक्टिव हैं, तो ये क्रिया नहीं करेंगे, मुक्त अवस्था में ही मिलेंगे। चलें, अच्छा, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अपने प्रॉपर नोट्स में इसको रीड डाउन मतलब राइट डाउन करें। चलें, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण में कहा 2 अवस्थाएं हैं, तो उनको देख लेते हैं कौन कौन सी धातुएं थोड़ा मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त या प्राकृतिक अवस्था, फ्री और नेटिव स्टेट, यानी कि जिस रूप में ये हैं उसी रूप में हमें मिलती हैं। देखो, वे संक्रमण तत्व जो बहुत कम क्रियाशील यानी कि इनर्ट होते हैं, बहुत कम क्रियाशील यानी कि इनर्ट होते हैं, प्रकृति में शुद्ध या मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने बताया। उदाहरण इसके आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि गोल्ड है, Au है, प्लेटिनम है, Pt है, और सिल्वर, चांदी यानी कि Ag है। इसीलिए इन धातुओं को हम उत्कृष्ट धातुएं, नोबल मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम धातुएं हैं, गिनी चुनी धातुएं हैं। ये 3 धातुएं बहुत फेमस हैं, एक आध धातुएं और हैं, लेकिन अगर आपको इन 3 धातुओं के बारे में पता है उदाहरण के रूप में, तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो इन 3 धातुओं के नाम ध्यान रखें जो मुक्त अवस्था में पृथ्वी में पाई जाती हैं, सोना, चांदी और प्लेटिनम। चलें, अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अच्छा, तो ये हमारी मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हो गई। अगला देखते हैं संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं यानी कि कंबाइंड स्टेट। देखो, वे संक्रमण तत्व जो अधिक क्रियाशील होते हैं, वे प्रकृति में अकेले नहीं मिलते। वे ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बोनेट के साथ क्रिया करके यौगिक यानी कि खनिज और अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो संक्रमण तत्व जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो वे क्या करते हैं, अन्य अधातु परमाणुओं के साथ क्रिया कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है, अन्य यौगिकों के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेते हैं। तो उन यौगिकों के रूप में हमको ये मिलते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी धातुएं, जैसे हमारा आयरन है, तांबा, कॉपर है, जिंक है, ठीक है, मैग्नीज, Mn है, ये मुख्य रूप से ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में मिलती है। ठीक है, तो ये ज्यादातर क्या करते हैं, तत्व दूसरे यौगिक के साथ क्रिया करके यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। चलिए, अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें। खनिजों और अयस्कों के बारे में इसका एक सेपरेट चैप्टर है, जिसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो वहां पर इनके बारे में डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, जानते होंगे खनिज और अयस्क क्या होते हैं। चलिए, अच्छा, अब हम थोड़ा यहाँ पर कुछ एक जनरल जो है नॉलेज के लिए कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, उपलब्धता को लेके, उनको यहाँ पे देख लेते हैं स्लाइड्स में। देखो, भू प्रॉपर्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट में उपलब्धता के महत्वपूर्ण तत्व, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली संक्रमण धातु,
डी ब्लॉक के तत्वों में अगर हम बात करें कि डी ब्लॉक के तत्वों में यानी कि 3D, 4D, 5D और 6D, इन चारों ब्लॉक के तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अगर कोई धातु है इस पृथ्वी पर तो वो आयरन है, वो लोहा है। कौन सी है? लोहा है। ठीक है। आवर्त सारणी में जब हम बात करते हैं तो आवर्त सारणी में, पूरी आवर्त सारणी में अगर कोई धातु पाई जाती है तो एल्यूमिनियम है। तो ये दो फैक्ट एसोसिएटेड हैं। ठीक है, सभी बच्चों को पता होने चाहिए कि केवल और केवल जब हम डी ब्लॉक के तत्वों में ही बात करते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो आपका आंसर क्या होगा? आयरन। और पूरी आवर्त सारणी में बात करें, ठीक है, तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक की धातु है। ठीक है, तो पूरी आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम है और डी ब्लॉक में हमारा आयरन है। ठीक है, देखो पृथ्वी की पपड़ी यानी कि भू प्रॉपर्टी में आयरन लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला संक्रमण तत्व है। पूरी आवर्त सारणी में तत्वों के क्रम में एल्यूमिनियम के बाद इसका दूसरा स्थान लगभग 5.6% है। पहले नंबर पे एल्यूमिनियम है, दूसरे नंबर पे आयरन है। फिर दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला संक्रमण तत्व आयरन के बाद, मतलब क्या नाम, डी ब्लॉक में ही बात करें कि आयरन के बाद अगर कौन सा पाया जाता है, तो आयरन के बाद अगर कोई पाया जाता है दूसरा तो वो है टाइटेनियम। ठीक है, तो भू प्रॉपर्टी में पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर संक्रमण तत्व टाइटेनियम है। दुर्लभ संक्रमण तत्व 4D और 5D श्रेणियों के भारी तत्व जैसे ऑस्मियम, इरिडियम, रुथेनियम आदि भी पृथ्वी पर बहुत ही कम दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं। ये वो तत्व हैं जो रेयर हैं, जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जल्दी ढूंढे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये है, ध्यान रखेंगे, ऑस्मियम है, इरिडियम है, रुथेनियम है, तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे। चलें, अच्छा अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलें बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों संक्रमण धातुओं के सामान्य अभिलक्षण। संक्रमण धातुओं के सामान्य अभिलक्षण, इन अभिलक्षणों के अंतर्गत टोटल हम 20 पॉइंट्स को, 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण क्या मतलब, यहाँ पे सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा जो एक टिपिकल एक सामान्य संक्रमण धातु के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अभिलक्षणों का मतलब ये है कि उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों से अभिप्राय है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी 20 बिंदुओं को जानेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानेंगे, रफली आइडिया लेंगे। ठीक है, और फिर इनके इन 20 बिंदुओं में से करीब आधे, लगभग 10 से 12 पॉइंट ऐसे होंगे जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनको जानना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी पॉइंट से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उनसे मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट पे आधारित। ठीक है, जैसे चुंबकीय गुण हो गए, रंगीन मतलब जो है यौगिक बनाते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आक्सीकरण संख्या हो गई, गलनांक एवं क्वथनांक हो गए, धात्विक लक्षण हो गए, संकुल यौगिकों के बनाने का गुण है, तो इन सभी अंतराकाशी यौगिक है, मिश्र धातु बनाने का गुण है, तो इन सभी यौगिकों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए फिर हम अपनी इन 20 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है बच्चों को 20 पॉइंट्स। ठीक है, देखो तो पहला पॉइंट बच्चों यहाँ पर क्या है, धात्विक प्रकृति यानी कि मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर, तो जैसा कि हमने बताया कि जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये सभी धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं, सदैव इलेक्ट्रॉनों को दान करके धनायन बनाती हैं। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, S1 S2 वाले, तो वो सदैव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को दान करके जो है धनायनों यानी कि कैटायंस का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, चाहे 3D, 4D, 5D, 6D किसी भी श्रेणी की बात करें, दे ऑल क्या करते हैं, दे ऑल एलिमेंट्स हैव मेटल्स, सभी हमारी धातुएं हैं और ये सदैव इलेक्ट्रॉन को दान करके जो है धनायनों का निर्माण करती है। ठीक, और इनके भौतिक गुण जो होते हैं वो भी धातुओं जैसे होते हैं, मतलब ये आघात वर्धनीयता का इनमें गुण पाया जाता है। इनमें धात्विक चमक होती है, विद्युत एवं ऊष्मा की ये सुचालक होती हैं, इनमें तन्यता पाई जाती है, तो सब धातुओं के इनमें कैरेक्टर है। ठीक है, देखो ये सभी तत्व शुद्ध धातुएं हैं, इनमें उच्च तन्यता, डक्टिलिटी, आघात वर्धनीयता, ठीक है, मेलेबिलिटी और धात्विक चमक यानी कि मेटेलिक लक्षण पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर गोल्ड और यहाँ पे चांदी के यहाँ पे बिस्किट्स रखे गए हैं, उनकी स्लाइड्स को रखा गया है। ठीक है,
चलिए अच्छा, तो पहला पॉइंट ये हमारा हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा बच्चों देखो, धात्विक और विद्युत और ऊष्मा के सुचालक यानी कि कंडक्टिविटी। जैसा कि हमने बताया कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? सुचालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं। और इस बात को हम वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, और जब हम धातुओं वाला चैप्टर अपने विज्ञान में, ठीक है, मतलब हाई स्कूल में पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं, और एस और पी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के जब तक पढ़ते हैं तो वहां पे भी इस बात को डिस्कस करते हैं। तो जितनी भी धातुएं होती हैं ये सब विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो अपने क्रिस्टल जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत और ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। क्यों होती हैं ये सुचालक? तो इसका कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। इनका जो क्रिस्टलीय जालक होता है उस क्रिस्टलीय जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यही धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब जहां पर हो जाते हैं तो वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। जब उसमें जो है विद्युत धारा डाली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे, प्रवाहित होने लगेंगे, ठीक है। अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है। मेटल्स जो होती हैं गुड कंडक्टर होती हैं। और सभी धातुओं में अगर हम डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर की बात करें तो हम जानते हैं चांदी, जो एजी है सिल्वर, ये बहुत गुड कंडक्टर है। वैसे तो सभी गुड कंडक्टर हैं सभी धातुएं, लेकिन इन सब में चांदी बहुत अच्छी जो है विद्युत की सुचालक है। चलें अच्छा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों हम डिस्कस करेंगे उच्च गलनांक एवं कथनांक। उच्च गलनांक और कथनांक को डिस्कस करेंगे। देखो, तो जैसा कि हमने इस बात को पहले भी डिस्कस किया है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो धात्विक बंध और प्लस सहसंयोजी बंध दोनों प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं। इनके जो ऐसे समझिए जैसे हमने बताया था कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो n-1d 1 to 10 और ns 0 to 2 होता है। तो इसमें जो है डी उपकोष भी है, एस उपकोष भी है। एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं धात्विक बंध और डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं सहसंयोजी बंध। तो ये दो प्रकार के जब बॉन्ड बनते हैं तो इन दोनों बॉन्ड के बनने की वजह से इनके जो गलनांक यानी कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एमपी है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये दोनों ही हमारे क्या हो जाते हैं? हाई हो जाते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इनके हाई होते हैं, ठीक है। देखो, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर सभी संक्रमण धातुओं के गलनांक और कथनांक बहुत उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत उच्च होते हैं। इसका कारण मजबूत धात्विक बंध और आंशिक रूप से भरे डी कक्षकों द्वारा सहसंयोजी बंध कोवेलेंट बॉन्ड्स का निर्माण करना है, ठीक है। जो बात हमने यहाँ पे डिस्कस की उसी को यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा, अब हम चौथा कैरेक्टर बच्चों देखते हैं हाई डेंसिटी, ठीक है। हाई डेंसिटी, देखो, परमाणु का आकार छोटा होने और द्रव्यमान अधिक होने के कारण इन धातुओं का घनत्व यानी कि डेंसिटी बहुत उच्च होती है। तो डेंसिटी के बारे में अभी आप इतना जान लें, बाद में जब इस डेंसिटी को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर हम और थोड़ी चीजें जो है मतलब बेसिक लेवल से उठाएंगे, चीजों को बताएंगे तो और वहाँ चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप केवल इतना जाने कि परमाणु का आकार छोटा होता है, जैसे जैसे मतलब नाभिक में प्रोटॉनों का नंबर बढ़ता है, ठीक है, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की तरफ खिंचते चले जाते हैं, परमाणु का आकार, परमाणु की त्रिज्या घटती चली जाती है, द्रव्यमान बढ़ता है और घनत्व भी इनका जो है मतलब घनत्व जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस बात को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो केवल ये मान के चले ये ट्रेलर टाइप का है। बाई चांस क्वेश्चन पूछ देते हैं कि संक्रमण धातुओं के आप जो है मुख्य अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में ऐसे ही लिख पाएंगे, क्योंकि अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप पूरा समय उसी को लिखने में लगा देंगे तो आप क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे। तो जब इनके कैरेक्टर पूछे जाते हैं तो इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं लिखा जाता है, टू द पॉइंट बातों को लिखा जाता है। अगला देखें बच्चों, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो हमने बच्चों बताया था कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि बदलती हुई ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत फेमस जैसे हमारा Fe है, Fe कुछ यौगिकों में Fe+2 दर्शाता है, कुछ यौगिकों में Fe+3 दर्शाता है। मैग्नीज तो बहुत ही बदनाम है इस चीज के लिए,
मैग्नीज जो है +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, किसी में +2, किसी में +3, +4, +5, +6, +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो इसकी वेरी करती है ना, परिवर्तित होने वाली, तो इसकी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। ऐसा ये क्यों करते हैं, तो इसका कारण है कि इसमें N-1 डी उपकोष और NS उपकोष दोनों ही उपकोषों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, जरूर मतलब आवश्यकता अनुसार। तो इस वजह से ये अलग अलग जो है प्रदर्शित करते हैं। जैसा यौगिक इनके साथ क्रिया करने आ जाता है वैसा ये कर लेते हैं। भाई कोई एक ऐसा तत्व आया जिसे केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो उसने इन्होंने से 2 दे दिए तो +2 दर्शा दी। कोई ऐसा आया जिसे 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, उसने 4 दे दिए तो +4 हो गए। किसी को 7 चाहिए, उसने 7 ले लिए इलेक्ट्रॉन, तो इनने 7 अपने दे दिए तो +7 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। चलें, अच्छा बात बाकी लिखा है, ठीक है, इसको रीड आउट कर लें जो हमने बताया वही। अगला देखें, रंगीन आयनों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। तो इस बात को बच्चों ऐसे ध्यान रखो कि जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं, चाहे वो अपने ठोस अवस्था में हो या वो अपनी जलीय विलयन वाली अवस्था में हो, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। इस बात को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जिन्हें बच्चे अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर उनके लिए वो क्वेश्चन एकदम हवा में हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे उनके लिए अगर वो कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है, तो ज्यादातर जो मतलब संक्रमण धातु होते हैं, तत्व होते हैं, मुक्त अवस्था में या विलयन वाली अवस्था में यौगिकों के साथ ये रंगीन दिखाई देते हैं, रंगीन होते हैं। इसका कारण ये होता है डीडी संक्रमण। इस फिनोमेनन को हम बाद में जानेंगे, इस प्रक्रिया को, इस घटना को, कि डीडी संक्रमण क्या होता है। आप अभी इतना जब जान लें कि डी ब्लॉक के अधिकांश आयन ठोस या जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। इसका मुख्य कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होने वाला डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण होता है डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, अभी आप इतना जान लें बस। ठीक है, आगे जब इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लास अटेंड करना जो है, तो वहां पर चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला 7वां गुण देखें बच्चों, चुंबकीय गुण यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझें। अपूर्ण डी उपकक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक व्यवहार दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व 2 तरह का व्यवहार दर्शाते हैं जब इनको चुंबकीय फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। एक अनुचुंबकीय व्यवहार, एक प्रतिचुंबकीय व्यवहार। अनुचुंबकीय व्यवहार में क्या करते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, और प्रतिचुंबकीय व्यवहार में ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, मतलब पीछे हटते हैं, मतलब अट्रैक्ट नहीं होते, पीछे की तरफ हटते हैं। तो 2 तरह के व्यवहार दर्शाते हैं। अब ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अपूर्ण डी उपकक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि इनके पास जो डी उपकोष होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, D1 से लेके D9 तक की जो अवस्था होती है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, D10 अवस्था है, ठीक है, या D0 स्टेज है, तो ऐसी कंडीशन में पदार्थ हमारा जो होता है वो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, चलें, अच्छा आगे देखते हैं। उत्प्रेरक या उत्प्रेरकीय गुण यानी कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को समझ लें। यहाँ पर देखो, उत्प्रेरक हमने बताया कि जो धातुएं होती हैं, जो संक्रमण धातुएं होती हैं, ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि रासायनिक अपक्रियाओं की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं बिना रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लिए। रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेंगे, ठीक है, केवल रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देंगे। वैसे तो उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, एक बढ़ाने वाले उत्प्रेरक होते हैं रासायनिक अपक्रिया की दर को, और एक घटाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ाने वाले उत्प्रेरकों की जल्दी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रिया की दर को बढ़ाएगा उसी को हम यूज में लेंगे। ठीक है, जो घटाएगा उसको क्यों यूज में लेंगे, तो उसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं या यौगिक, कुछ भी कह लो, जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, इनहेंस कर देते हैं बिना रासायनिक अपक्रिया में भाग लिए। जैसे ये रासायनिक अपक्रिया में जाते हैं वैसे ही निकल आते हैं। ये रासायनिक अपक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, केवल ये रासायनिक अपक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं।
और जिस अपक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान जितना कम होगा वो अपक्रिया उतनी ही तेज गति से होगी, उसका वेग ज्यादा होगा। इस बात को हमने रासायनिक बलगति वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, ठीक है, डिटेल में। तो उत्प्रेरकीय देखें ये धातुएं और इनके यौगिक जैसे Fe प्लेटिनम, ठीक है, Fe प्लेटिनम, निकेल, B2O5 वेनेडियम, ठीक है, पेंटाऑक्साइड बेहतरीन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसके दो कारण होते हैं, एक तो इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था और अभिकारक को सोखने के लिए बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो कारण हैं जिस वजह से ये कैटेलिस्ट की तरह व्यवहार करते हैं। एक तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और दूसरा अभिकारकों को सोखने के लिए इसमें बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल पाया जाता है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट लेने अब आप। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखो अगला कैरेक्टर है मिश्र धातुओं का निर्माण यानी कि एलाउ फॉर्मेशन। देखो हम जानते हैं कि संक्रमण धातुएं जो हैं वो आपस में जब संक्रमण धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो ये मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं, एलॉय बनाती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को मिश्र धातुएं कहते हैं। तो मिश्र धातुओं का आकार लगभग एक जैसा होता है, इनका घनत्व भी लगभग एक जैसा होता है। तो इस वजह से ये आपस में मिलकर आपस में एक निश्चित अनुपात में घुल मिलकर आपस में मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। अन्य कंपाउंड्स आप देखेंगे जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स देखेंगे, पी ब्लॉक के देखेंगे, तो वो ऐसा नहीं करते हैं, वो नहीं बनाते हैं आपस में मिलजुल जाए, उनमें ऐसा करैक्टर नहीं है क्योंकि उसमें वेरिएशन ज्यादा आते हैं भौतिक रासायनिक गुणों को, भौतिक गुणों को लेकर, लेकिन इनमें कम देखने को मिलती हैं सब चीजें, ठीक है। तो इस वजह से ये बनाते हैं। देखो इन धातुओं के परमाणुओं का आकार लगभग एक जैसा होता है जैसा कि हमने बताया, इसीलिए क्रिस्टल जालक में एक धातु का परमाणु दूसरी धातु के परमाणु को आसानी से प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे ये आसानी से मिश्र धातुएं जैसे स्टेनलेस स्टील और पीतल बना लेते हैं। तो ये आसानी से मतलब जो है रिप्लेस कर देते हैं दूसरे धातु को, स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील हो गया, ठीक है, कांसा वगैरह हो गया और पीतल हो गया, ये सब हमारी मिश्र धातुओं के क्या है, उदाहरण है। अगला देखें अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, इनको समझ लो कि जैसे हमारे संक्रमण जो तत्व होते हैं तो जब आपस में ये क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे ये क्रिस्टल ऐसे बना रहे हैं, तो इन क्रिस्टलों के बीच बीच में रिक्त स्थान रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, रिक्त स्थान रह जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो आप स्पेस देख पा रहे हैं, ठीक है, इन स्पेसों की हम बात कर रहे हैं। ये जो स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस है इनको बच्चों हम कहते हैं अंतराकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं इंग्लिश में, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इन अंतराकाशों में ही छोटे आकार के अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बोरॉन है, ये फंस जाते हैं, आसानी से यहाँ पर बैठ जाते हैं और बैठ कर क्या करते हैं, जो यौगिक बनते हैं इनके आपस में जुड़ने से, बैठने से, तो उनको हम क्या कहते हैं, अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। चलें अच्छा, तो इनको भी हम आगे जानेंगे और डिटेल में, ठीक है। देखें इनके क्रिस्टल जालक के खाली स्थानों अंतराकाश में छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन फंस जाते हैं। इससे बनने वाले यौगिक बहुत कठोर होते हैं जैसे टाइटेनियम कार्बाइड, ठीक है, और फेरिक हाइड्राइड, ठीक है, इस तरीके के कंपाउंड यहाँ पर बनते हैं। चलिए अच्छा, कम स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, अब हम देखते हैं बच्चों संकुल यौगिकों का निर्माण, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि ये संकुल यौगिक बनाते हैं। तो संकुल यौगिक भैया क्या होते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक देख पा रहे हैं, हमने उदाहरण यहाँ पे लगा रखा है K4FeCN का OL6, ये एक संकुल यौगिक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उपसहसंयोजी यौगिक है। अगला जो आप चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करने के पश्चात, वो चैप्टर इसी का है, उपसहसंयोजी यौगिकों के बारे में। उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में सब कुछ जो है चैप्टर में बताया जाएगा टोटल डिटेल में, ठीक है, उसी के बारे में अध्ययन करना है। ऐसे कई सारे कंपाउंड पढ़ते हैं, अनगिनत कंपाउंड है, इसमें उनके भौतिक रासायनिक गुण, उनकी संरचनाएं, ठीक है, उनके IUPAC नियम वगैरह, समावयवता वगैरह, कई सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। तो अब हमें ये जान लेना है कि जो संकुल यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, तो ये बनाए जाते हैं इन्हीं संक्रमण धातुओं और लिगेंड्स के द्वारा।
संक्रमण धातुएं समझ रहे हैं, यही हमारे तत्व होंगे, 3D वाले, 4D वाले, 5D वाले होंगे जनरली, ज्यादातर 3D वाले, ठीक है, और 4D वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कौन संक्रमण धातु है, Fe आयरन है। लिगेंड्स के रूप में यहाँ साइनाइड आयन है, ठीक है, इनको लिगेंड्स कहते हैं, इनको आगे डिस्कस करेंगे। और ये हमारे जो होते हैं बाहरी क्षेत्र के आयन होते हैं, धनायन वगैरह होते हैं, ठीक। तो ऐसे कंपाउंड्स कहे जाते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक। तो इनमें क्या होता है, इसलिए बनते हैं क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके डी कोष खाली होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब कोई दूसरा परमाणु या कोई अणु मतलब इनके साथ इलेक्ट्रॉनों को मतलब साझा करने आता है, तो ये दूसरे तत्व दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, और उससे लेकर इलेक्ट्रॉन को अपने जो है डी कोष में रख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे साइनाइड आया तो इसने 1 पेयर अपना जो है इसे दे दिया 1 पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन देता है 1 जोड़ा, ठीक है। तो इस वजह से आयरन और साइनाइड आयन के मध्य जो बॉन्ड बनता है उसको उपसहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो क्या नाम साझा हो रहा है वो एक ही तरफ से हो रहा है, ठीक है। केवल साइनाइड आयन देगा, ऐसा नहीं है कि ये किसने लगाया, अगर ऐसा होता तो सहसंयोजी बॉन्ड बनता, ठीक है। चलें, तो छोटा परमाणु आकार, उच्च नाभिकीय आवेश और खाली डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण डी ये धातुएं लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके आसानी से संकुल यौगिकों का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलें, अच्छा अगला पॉइंट देखें, 12वां, परमाणु और आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक। अब सर यहाँ पर बहुत से बच्चे जानते होंगे कि परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या क्या होती है, कुछ नहीं जानते होंगे, तो उनको हम बता देना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे मान के चलें कि एक संरचना बनी हुई है, तो ये परमाणु का हमारा नाभिक है और सबसे बाहरी वाली कक्षा है, ध्यान से समझना चीजों को, ये परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये कक्षाएं बनी हुई है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं। तो नाभिक से सबसे बाहरी कक्षा के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, उस दूरी को हम क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या कहेंगे। और अगर ये परमाणु अपनी आयनिक अवस्था में है, जैसे इसने अपनी बाहरी कक्षा से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, ठीक है, या ग्रहण कर लिए हैं, आयनिक स्टेज में आ गया है, तो उस समय जो इसकी त्रिज्या होगी उसको हम आयनिक त्रिज्या कहेंगे। तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का अर्थ केवल यही है कि नाभिक से बाहरतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ठीक है। अगर परमाणु की बात कर रहे हैं, उदासीन परमाणु की, तो परमाणु त्रिज्या, और आयनों की बात कर रहे हैं, चाहे वो धनायन हो चाहे वो कैटायन हो, तो उसको आयनिक त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा अब इनकी परमाणु आयनिक त्रिज्या देख लेते हैं। तो किसी भी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, ऐसा बढ़ेंगे, तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या पहले घटती है, बीच में स्थिर हो जाती है, और अंत में इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के कारण थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही मतलब जो है महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। इस पॉइंट का पोस्टमार्टम किया जाएगा, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इस मतलब पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप केवल ये पॉइंट समझ लें कि जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएंगे, परमाणु का जो क्रमांक है वो बढ़ेगा, परमाणु का क्रमांक के बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो नाभिक में जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन है हमारा धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो वो क्या करेगा, सबसे बाहरतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जो है उतनी ही प्रबलता से खींचेगा, जितना जो है नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, भाई जितना प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, भाई अंदर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो उसके पास में ही है, उनको क्या खींचेगा, वो तो पहले से आकर्षित है। खींचना इन्हें सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को है, बाहरतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को खींचना है। तो अंदर जितना धनावेश होगा उतना ही बाहर चीजें, बाहर से इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक की तरफ खींचा होगा, और जितना खींचेगा परमाणु त्रिज्या घटेगी, आयनिक त्रिज्या घटेगी, परमाणु का आकार घटेगा, परमाणु का आकार घटेगा तो घनत्व यहाँ पर बढ़ेगा। तो इन चीजों को आपस में रिलेट करके ऐसे समझें, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। तो ये बच्चों 12वें नंबर का पॉइंट हो गया है, ठीक है। अगला देखें, आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या होती है बच्चों। तो आयनन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि किसी भी गैसीय परमाणु की, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी
कहते हैं। एंथैल्पी का मतलब होता है ऊष्मा, ऊर्जा से है इसका अर्थ, ठीक है। तो जब आप जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भाई हमें कुछ ऊर्जा लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसको जो है मतलब ऐसे थोड़ी ना कोई परमाणु अपना दे देगा। कोई भी परमाणु अपने भारतम कोश का इलेक्ट्रॉन ऐसे ना दे देता है, उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, तो बहुत सी रिएक्शन जो हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी हैं, कुछ ऊष्मा शोषी होती हैं, कुछ प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, कुछ जो है विद्युत धारा की उपस्थिति में होती हैं, और कुछ जो है तापमान टेम्परेचर की उपस्थिति में होती है। 300 डिग्री पूरे कोई क्रिया, कोई 350, कोई 100 डिग्री, कोई 200 डिग्री, तो ये सब बाहर से उन्हें ऊष्मा मिल रही ताकि इलेक्ट्रॉन वो निकल सके, ठीक है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। इनकी आयनन एंथैल्पी का मान एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों से कम होता है, ठीक है। श्रेणी में बाएं जाने पर यह समानता बढ़ती है। जब आप श्रेणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो इनकी जो आयनन एंथैल्पी है ये बढ़ेगी। ये यहाँ पर बच्चों एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में बता दिया गया, गलत से यहाँ पे लग गया है, ठीक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रूबियम और सीजियम, ठीक है। चले अच्छा आगे देखें, कठोरता यानी कि हार्डनेस। देखो मरकरी, हम जानते हैं कि ज्यादातर जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो पदार्थ की द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। बहुत फेमस इसका उदाहरण है, कॉमन सा एग्जांपल है मरकरी यानी कि पारा, जिसका सिंबल है Hg, ठीक है। तो मरकरी जो कि कमरे के ताप पर द्रव है, को छोड़कर ये सभी धातुएं अत्यधिक कठोर होती हैं। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन इस ब्लॉक की अत्यधिक कठोर धातुएं हैं, ठीक है। सबसे कठोर धातुओं में बात करें तो आपको मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, ये सबसे कठोर धातुएं होती हैं। टंगस्टन का तो उपयोग जो है बल्ब में किया जाता है, घरों में बल्ब आता है तो उसका जो फ्यूज होता है, जो तार होता है, वो टंगस्टन का ही बना होता है। काफी हार्ड धातु होती है, विद्युत धारा एवं ऊष्मा की जो है मतलब ठीक ठाक चालक होती है, तो इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध करती है, ज्यादा विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध कर लेती है, ठीक। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखें बच्चों, अपवाद। अपवाद को भी यहाँ एक कैरेक्टर बना दिया गया है, लेकिन इसको आप चाहें तो मतलब छोड़ सकते हैं, मतलब अपवाद कह सकते हैं इसको। देखें अपवाद, एक्सेप्शन इन ग्रुप 12। तो हमने बताया था वर्ग 12 के तत्व जिसमें जिंक आते हैं, कैडमियम और मरकरी कठोर नहीं होते हैं, ये अपवाद में चले जाएंगे उसी पॉइंट में। तो इनको आप पॉइंट ना बनाएं, कठोरता वाले पॉइंट के जस्ट नीचे लिख दिए अपवाद हेडिंग डाल दी, ठीक है। तो ये कठोर नहीं होते हैं, इनके गलनांक भी कम होते हैं और ये रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनका डी उपकक्ष पूर्ण रूप से भरा होता है। मोस्ट ऑफ द जो संक्रमण तत्व होते हैं, इनके जो भी हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, ज्यादातर रासायनिक गुण जो होते हैं वो डी कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होते हैं। आप ये एक बात जो है समझ लें एक पॉइंट में। ज्यादातर जो धातुओं के अभी तक हमने कैरेक्टर पढ़ लिए हैं, 20 पॉइंट्स का अध्ययन कर रहे हैं, लगभग हमने जो है 14 पढ़ लिए हैं और आगे कुछ रह गए उनको पढ़ेंगे। तो इन ज्यादातर कैरेक्टर्स के पीछे की जो वजह है, उनकी एक ही वजह आप कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनके ड्यूब कोश में, इसीलिए ये सब दुनिया भर के ये व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं। ज्यादातर अभी हमने गुण भी बताया, तो ज्यादातर हमने बहुत से बातों में यही वाली बात हमने बताई कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ड्यूब कोश होता है, उसमें आधा भरा होता है, ठीक है। तो इस तरीके के बार बार टर्म यूज कर रहे हैं, तो सभी का कारण लगभग एक ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये कठोर नहीं होते हैं। अब जैसे कठोर क्यों नहीं होते हैं, इसका कारण ये है कि डी कक्षक इनका पूर्ण रूप से भरा है, ड्यूब कोश। अब ड्यूब कोश भरा है तो वो सहसंबंधी बॉन्ड बना नहीं पाएगा, तो फिर बॉन्ड जब कमजोर बनेगी तो उसका गलनांक कम हो जाएगा। और फिर वर्ग 12 के ये जो 3 तत्व हैं, इनको हम संक्रमण तत्व भी नहीं कहते हैं। इस बात को हमने पहले डिस्कस किया लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है। भाई संक्रमण तत्व उन्हें कहते हैं जिनके ड्यूब कोश जो है मतलब आधे भरे हों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, परिवर्ती आक्षेपण अवस्था दर्शाएं। लेकिन ये परिवर्ती आक्षेपण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। जिंक केवल एक ही अवस्था मिलता है, Zn+2 उसकी फिक्स है। मरकरी हमारा 2 अवस्था में मिलता है, Hg+ और Hg+2। कैडमियम हमारा एक इस अवस्था में मिलता है, Cd+2। तो लगभग इनकी फिक्स अवस्थाएं हैं, परिवर्ती नहीं है, ठीक है। तो ये है।
प्रतिचुंबकीय है भाई, पूरा ये भरा हुआ है इसलिए प्रतिचुंबकीय, रंगहीन है क्योंकि ये भरा हुआ है इसलिए रंगहीन। तो ये सब कारण है इनके पीछे, ठीक है। अगला देखें, उच्च बाष्पीकरण ऊष्मा, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखो इन धातुओं की कण एंथैल्पी या बाष्पीकरण ऊष्मा बहुत उच्च होती है क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच बहुत मजबूत अंतरा परमाणविक आकर्षण बल, इंटर एटॉमिक फोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं 17वें नंबर का पॉइंट। चले, धात्विक बंध की सामर्थ्यता, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। देखें, हमने बताया कि संक्रमण धातुओं में एस इलेक्ट्रॉनों यानी कि एस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन भी धात्विक बंध बनाने में योगदान देते हैं, जिससे इनका धात्विक बंध अत्यधिक मजबूत हो जाता है। असल में यहाँ पर एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध ही बनाते हैं, लेकिन डी उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन है वो सह संयोजी बंध बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं बच्चों? सह संयोजी। तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, मिसमैच है, आप इसको सुधार कर लें। यहाँ पे सह संयोजी बंध बनाते हैं, तो इधर सह संयोजी बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, और उधर धात्विक बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, ये बंध अत्यधिक मजबूत होते हैं, तो इनमें मजबूती आ जाती है, ठीक है, इनके बॉन्ड से। विद्युत रासायनिक व्यवहार, तो अधिकांश संक्रमण धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, ठीक है। ये बात तो आप जानते ही हो कि अधिकांश जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। जैसे यहाँ पर एक कॉमन सा एग्जाम्पल लिए ले रहे हैं, H2SO4 की क्रिया आप जिंक से कराइए तो यहाँ पर आपको मिलेगा जिंक सल्फेट, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ज्यादातर संक्रमण धातुएं क्या करती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सामान्यतः ऋणात्मक या कम धनात्मक होता है। तो इन सब चीजों को हमने वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर कोई धातु जो है हाइड्रोजन से नीचे रखी गई है तो वो उसको नहीं हटा पाएगी उसके अम्ल से, ठीक है, अगर कोई अम्ल लेंगे। और अगर हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई है, ठीक है, संक्रमण उसमें क्या नाम वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो हटा देगी। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट लें। अगला देखें ऑक्साइडों की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। देखो ये धातुएं विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में ऑक्साइड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड्स बनाती हैं। हमने बताया था कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऑक्साइड की जब बात करते हैं तो ये अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं, और कुछ कुछ ऑक्साइड इनके उदासीन भी होते हैं। तो ये दोनों का मिला जुला जो है प्रदर्शित कर रहे हैं कैरेक्टर, ठीक है। तो देखो ये धातुएं विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में ऑक्साइड बनाती हैं। कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, मध्यम वाले उभयधर्मी एम्फोटेरिक होते हैं, और जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो ये निर्भर करता है कि संक्रमण धातु अपनी कम ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेज में है या हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेज शो कर रही है, तो इस पे निर्भर करता है। अगर कम शो कर रही है तो बेस होगा उसका ऑक्साइड, अगर मीडियम है तो फिर वो एम्फोटेरिक होगी, यानी कि अम्लों क्षार दोनों की तरह व्यवहार करेगी। इसी में एक श्रेणी हम उदासीन वाली भी रख देते हैं बीच में, और फिर अगर ज्यादा शो कर रही है ऑक्सीकरण अवस्था तो वो अम्लीय हो जाएगी, ठीक। अगला देखें लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 5D श्रेणी से हमें लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव देखना मिलने लगता है। 5D श्रेणी से शुरुआत होती है लैंथेनाइड संकुचन की, और लैंथेनाइड संकुचन को हम डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं जब हम मतलब क्या नाम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स को। और लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इस पे मतलब काफी क्वेश्चंस बनते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। देखें 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लैंथेनाइड संकुचन के कारण 4D श्रेणी के तत्वों के लगभग बराबर हो जाता है। जर्कोनियम और HF का आकार समान होना, ठीक है। तो अगर हम 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की बात करते हैं तो ये दोनों जो तत्व होते हैं इनके जो मतलब जो लैंथेनाइड्स इनके जो आकार होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। इनके जो आकार होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। वैसे कायदा में अगर हम 4D पे जाएं, 4D से 5D में जहाँ आए नीचे की तरफ,
तो चाहे आप बाएं से दाएं जाएं, चाहे आप जो है ऊपर से नीचे आए, चाहे आप वर्ग में आगे बढ़े, चाहे आप आवर्त में नीचे आए। वर्ग में आगे जाएंगे तो मतलब कम परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, अगर आवर्त में नीचे आएंगे तो परमाणु क्रमांक अचानक बढ़ेगा। जब अचानक बढ़ेगा तो नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, नाभिक का जो आवेश होगा वो भारतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, तो वो अंदर उनको खींचेगा तेजी से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो बीच में जो 3D उपकोष है, इसके केस में 5D उपकोष होगा, तो उस कक्षक के इलेक्ट्रॉन और सबसे भारतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके मध्य रिपल्सन होगा, तो वो पीछे धकेलेंगे। तो बीच वाला जो है उन्हें अंदर प्रयास कर रहा है, मतलब अंदर की तरफ जो आकर्षित करने का, और जो बीच में बाधा बन रहे हैं वो बन रहे हैं 5D के इलेक्ट्रॉन, तो वो प्रतिकर्षण करेंगे, माइनस माइनस पीछे धकेलेंगे। तो इनका आकार जो है वो थोड़ा और घट जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। लेकिन इस प्रभाव के कारण, ठीक है, इसको परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं, जो 5D कोश के इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो इस वजह से इनका आकार घटने की बजाय मतलब जो है उतना ही रहता है, ठीक है, लगभग समान रहता है 4D की तुलना में, ठीक है। अब सर कहोगे बढ़ता क्यों नहीं, भाई बढ़ेगा क्यों? भाई अगर किसी चीज को हमें, जैसे पहले कोई चीज यहाँ थी, तो अगर हम उसको खींचने के हम खींचना चाह रहे हैं, तो अगर हम नहीं खींच पाएंगे तो वो नहीं खींच पाएंगे तो वहीं रहेंगी, और फिर हम उसको बाहर थोड़ी ना इतना धकेल पाएंगे कि उसको बाहर धकेल के उसको भारी कर दें, मतलब उसको उसका आकार बढ़ा दें, ठीक है, शेप बढ़ा दें या त्रिज्या उसकी बढ़ा दें, ठीक है। कायदा उसको काफी घट जाना चाहिए, लेकिन घटता नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलें, अच्छा अब स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हमारा हो गया बच्चों 20वां पॉइंट। बस इतने ही पॉइंट्स हमें बच्चों आज की इस क्लास में डिस्कस करने थे, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आज की क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा है, आज की क्लास में बच्चों हमने पढ़ा है, दो हमने टॉपिक कवर किए हैं। एक तो मतलब संक्रमण तत्वों की उपलब्धता को जाना, ठीक है, कि संक्रमण तत्वों की उपलब्धता के आधार पर ये दो श्रेणियों में बांटा गया है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले संक्रमण तत्व और संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले संक्रमण तत्व, तो इनको हमने पढ़ा दिया अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा 20 मुख्य इनके गुणों को जाना, भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों को। तो 20 गुणों को हमने टू द पॉइंट जाना है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, लेकिन आगे आने वाली लेक्चर्स में इन्हीं 20 पॉइंट्स में से लगभग हम मान के चलते हैं 10 से 12 पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लगभग 10 से 12 पॉइंट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। इनको डिटेल में डिस्कस करना होगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनके बारे में हमें और डीप में जानकारी लेनी होगी, ठीक है। अभी तो हमने ट्रेलर देखा, जैसे कोई मूवी रिलीज होती है तो उसका जो है 10-5 मिनट का एक ट्रेलर आता है, तो ये आपने ट्रेलर देखा है, ठीक है। आगे पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर आना अभी बाकी है, तो वेट कीजिए, पिक्चर जल्द ही इसमें अपलोड की जाएगी आपके अपने YouTube चैनल पे, ठीक है। जुड़े रहें हमारे साथ, प्रॉपर पढ़ते रहें, प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहें। किसी भी प्रकार कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर पूछें हमसे, ठीक है। लेक्चर को लाइक करते रहें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का ही है, ठीक है। हमारा तो काम है बनाने का, अपने यहाँ से अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करना, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, ठीक है। बाकी परिवार को बढ़ाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है, इसमें बच्चों को ऐड करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है, वो आप करेंगे, ठीक है। हमारा जो काम था वो तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।